अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज गैस लॉज। गैस लॉज वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हमारी कोर्स आउटलाइन में मेजरली 2 गैस लॉज को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है बॉयल्स लॉ एंड नंबर 2 है चार्ल्स लॉ। गैस लॉज खुद क्या होते हैं ये भी समझ लें। ऐसी प्रिसाइज स्टेटमेंट्स, ऐसे जामे अल्फाजों की वजाहतें जिसमें हम कोरिलेट करते हैं गैसेस के कुछ पैरामीटर्स को, जैसे मोल्स ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ गैसेस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन और पार्शियल प्रेशर वगैरह। आइए देखते हैं गैस लॉस की स्पेसिफिक डेफिनेशन है क्या, और बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमें क्या समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि गैस लॉस बेसिकली प्रिसाइज स्टेटमेंट्स हैं which correlates multiple parameters of gases like their volume, absolute temperature, pressure, moles, etc. are called gas laws. तो आइए बात करते हैं हमारे कोर्स में मौजूद सबसे पहले गैस लॉ की, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। 1662 में मिस्टर रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ प्रपोज किया, जिसमें इन्होंने गैस से रिलेटेड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और फिर एक स्टेटमेंट प्रपोज की। वो स्टेटमेंट क्या थी, जरा सुनिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे कि हमारे पास यहां लिखा हुआ भी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास वॉल्यूम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, हमने लिखा है 1/p। शर्त क्या है, टेम्परेचर है हमारे पास कांस्टेंट। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है कांस्टेंट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू k/p, जिसे मैं ऐसे भी लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, ताकि आपको बात और वजाहत से समझ में आए। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है, कांस्टेंट आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमें एक कांस्टेंट आंसर देगा। PV इज इक्वल्स टू के, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। और आपको चार्ट में दिख भी रहा होगा कि चेंज इन प्रेशर अगर हम 1 एटमॉस्फेयर रखें तो वॉल्यूम हमारे पास लेट सपोज 4 ml है, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास PV इज इक्वल टू के विच इज 4। पर अगर हम प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो प्रेशर के बढ़ने पे वॉल्यूम हमारे पास हो गया 2 ml, कम हो गया, तो इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आया, 4। इसका मतलब किसी भी स्पेसिफिक गैस के लिए, एक सिंगुलर गैस के लिए, अगर उसके प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट किया जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 द लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक और तरीका है बॉयल्स लॉ को एक्सप्रेस करने का। इन द गिवन डायग्राम मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर शोज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास एक प्रेशर P मौजूद है, P1, और गैस का वॉल्यूम मौजूद है V1। पर अगर हम इस गैस के प्रेशर के ऊपर अप्लाई होने वाले प्रेशर को P2 कर दें तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा P2। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, इन अ गिवन डायग्राम मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर शो इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय द डिक्रीज इन प्रेशर। यानी अगर हम प्रेशर को P2 से P1 कर दें तो गैस का वॉल्यूम V2 से V1 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस द वॉल्यूम। और अगर हम इस P1 को P2 में कन्वर्ट कर दें, यानी गैस का प्रेशर बढ़ा दें, हमने बता भी दिया कि P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी गैस का जो बाद वाला प्रेशर है वो ग्रेटर है गैस के पहले वाले प्रेशर से। इसी तरह V1 इज ग्रेटर देन V2। लेकिन कुछ भी हो जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, जैसे कि हमने आपको इस डायग्राम में भी समझाया और इसका टेबल भी आपको दिखाया।
तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई P1V1 इज इक्वल टू के एंड P2V2 इज इक्वल टू के, जिससे हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसे हम कहते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एक्सप्लेनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, जब उनको एक्सटर्नल प्रेशर फील होगा तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस रिड्यूस होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बढ़ेंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस रिड्यूस होंगे तो वॉल्यूम भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। यही वजह है अप्लाइड प्रेशर से गैस का वॉल्यूम हमेशा रिड्यूस होता है और इसी प्रेशर को अगर डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यही हमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की थ्योरी बताती है, जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर whenever the pressure of gas increases, the intermolecular distances decreases, as a result of which volume of a gas reduces and vice versa। मतलब अगर गैस का प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है किसी भी गैस के लिए बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो एक आइसोथर्मल कर्व होता है। आइसो वर्ड का मतलब है सेम, थर्म मतलब निकला है थर्मल एनर्जी से, मतलब टेम्परेचर। तो क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, लिहाजा इसे आइसोथर्मल कर्व कहते हैं। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इज एन आइसोथर्मल कर्व बिकॉज इट इज प्लॉटेड एट सेम या कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड इंतहाई अहम मालूमात, पर हम अभी अपने कोर्स में मौजूद एक और लॉ को समझेंगे जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर चार्ल्स, अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें, सो द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब मिस्टर चार्ल्स ने यह बात ऑब्जर्व की कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। हमें ये बात पता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है। तो मिस्टर चार्ल्स कहते हैं कि अगर हम V वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिडर कर लें, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर कर लें, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। शर्त यह है कि हमारे पास जो वैल्यू कांस्टेंट होगी वो है प्रेशर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट होगा तो एक कांस्टेंट भी आ जाएगा और वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट आएगा स्पेसिफिक गैस के लिए। तो आइए ये चीज हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास कैसे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, that if you double the temperature of a gas from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, then the volume of fixed mass of the gas will become double। मतलब अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को 2 टाइम्स कर देंगे तो उसका वॉल्यूम भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इससे उस गैस के कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेशियो से निकाला गया है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन और बन जाएगी या एक स्टेटमेंट और आ जाएगी चार्ल्स लॉ की। वो क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर द कोशेंट ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर हम किसी गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को देखें जिसमें उसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, इसी तरह फाइनल स्टेट में वॉल्यूम अगर हम V2 कर दें और टेम्परेचर हम T2 कर दें, तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ जाएंगी जो आपके सामने आपको लिखी हुई नजर आ भी रही होंगी और हमने इसे कंप्लीट भी कर दिया। यानी V1 अपॉन T1 इक्वल टू K यानी कांस्टेंट ऑफ अ गैस, V2 अपॉन T2 ऑल्सो इक्वल्स टू K। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, जो कि आपको थ्योरेटिकली यहां लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें जिसे हमने शॉर्टली KMT लिख दिया है,
तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट प्रेशर पे जब कभी भी किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस की स्पीड बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो उनके आपसी फासले यानी उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज होंगे, जिससे गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होंगे, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, at constant pressure, whenever the absolute temperature of the gas increases, the intermolecular distances increases along with the kinetic energy of gas particles, as a result of which volume of gas increases and vice versa, जो कि हमने आपको समझाया। आइए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं जो कि आपको दिखाई दे भी रही है स्क्रीन पर। जब कभी भी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ये ग्रेडियंट आएगा, मतलब स्लोप। और इस ग्राफ को हम आइसोबैरिक ग्राफ भी कहते हैं, मतलब जो सेम प्रेशर पर या कांस्टेंट प्रेशर पर प्लॉट किया गया हो, सेम प्रेशर। साथ साथ अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी गैस के लिए मजीद इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ मजीद नीचे की जानिब बनेगा। जैसे P1 आपको ब्लू कलर का एक ग्राफ नजर आ रहा है हमारे पास, लाइन ग्रेडियंट। ये ग्रेटर प्रेशर है P2 से, और जितना कम प्रेशर होगा उतना ग्राफ ऊपर की जानिब प्लॉट होगा, यानी ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। जैसे ग्रीन कलर का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी और एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज आइसोबैरिक ग्रेडियंट यानी स्लोप, बिकॉज इट इज प्लॉटेड एट सेम या कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स ये तो था चार्ल्स लॉ और इसकी एक्सप्लेनेशन। पर चार्ल्स लॉ में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइए उससे रिलेटेड भी थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाए, यानी जिसका यूनिट केल्विन हो। और एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर के उस स्केल को कहते हैं जिसमें केल्विन यूनिट यूज होता है। केल्विन यूनिट 0 केल्विन से स्टार्ट होता है किसी भी टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, जिसकी वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड के या डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होती है। यानी 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है कि अगर किसी गैस को टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए इस मकाम तक पहुंचाया जाए, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जाए, तो थ्योरेटिकली ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम का कंपोनेंट 0 हो चुका है। इसका मतलब अगर हम गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करें यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें और अगर किसी गैस को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाया जाए तो थ्योरेटिकली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। इस दौरान गैसेस अपना स्टेट चेंज करती हैं, यानी या तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती हैं या फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। ये जो रेफरेंस टेम्परेचर हमारे पास है जिसका नाम है एब्सोल्यूट 0, ये तमाम रियल गैसेस की कैलिब्रेशन के लिए है। जैसे कि a theoretical reference temperature in which the volume of a gas becomes 0 and whose value is -273 degree centigrade or 0 Kelvin is termed as absolute 0. In actual practice, gases change their states into liquids and solids. इसी तरह हमारे पास एक रेफरेंस गैस होती है जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस। ये भी एक थ्योरेटिकल गैस है जिसके पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाती, और ये आइडियल गैस रेफरेंस है बाकी तमाम रियल गैसेस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो थी मालूमात
गैस लॉस से रिलेटेड, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बड़ी तफसील से समझा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड स्टेट, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड स्टेट को भी एक्सप्लेन करती है। मतलब सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और उनके दरमियान लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स आपस में इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। यही वजह है कि सॉलिड्स का शेप भी डेफिनेट होता है और इनकी वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होती है। आइए देखते हैं इन पोस्टुलेट्स को जरा तफसील से। आपको जैसे कि दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर due to strong intermolecular forces of attraction present between them. The shapes and volumes of solids are definite, यानी specific. Pure solids have sharp melting point. यही वजह है कि इनकी melting points की values भी खासी ज़्यादा होती हैं. The particles of solid can vibrate and rotate around their fixed positions. They have less spaces between their particles. That's why they are unable to move फ्रीली, यानी इनमें कोई रैंडम मोशन नहीं पाया जाता। तो मुझे उम्मीद है बहुत तफसील से आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की जानिब। जिस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस पढ़ी थी, इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड्स भी देखते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि हमारे पास हम यहाँ डेंसिटी, रिजिडिटी, डिफॉर्मिटी, मेल्टिंग और सब्लिमेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो सॉलिड्स ज़्यादा डेंसर होते हैं गैसेस के मुकाबले में। इसकी वजह है इनका लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और ज़्यादा मास होने की वजह से और कम वॉल्यूम होने की वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से भी और गैसेस से भी। आइए देख भी लेते हैं। द सॉलिड्स आर टिपिकली डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैस। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर मोर टाइटली पैक्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ड्यू टू दिस रीजन solids have highest densities among three states of matter. Rigidity मतलब ठोसपन, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो मेजरली सॉलिड्स जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं ये रिजिड होती हैं, ठोस होती हैं। डिफॉर्मिटी, अगर आप किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, कुछ फोर्स अप्लाई करें, तो इनके पार्टिकल्स अपनी फॉर्म को लूज कर देते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कोई टिन कैन अगर हम हाथ में पकड़ें और उसे स्ट्रेस अप्लाई करें, उसे दबाएं, तो वो रिड्यूस होकर डिफॉर्म हो जाता है, यानी टूट फूट जाता है, डी शेप हो जाता है। मेल्टिंग, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये इनके पार्टिकल्स थोड़े फ्रीली मूव होना चाहते हैं, तो ये एक मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, और इस अमल को हम मेल्टिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर सॉलिड मेल्ट हो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। प्योर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होते हैं। और अगर सॉलिड्स के अंदर इम्प्योरिटी आ जाएं, कंटेमिनेंट्स आ जाएं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है कंटेमिनेशन की वजह से। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स में विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और इस तरह के सॉलिड्स को सब्लाइम सॉलिड्स कहा जाता है, जैसे ड्राई आइस और आयोडीन वगैरह। आइए जरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज की। हमें दिख भी रहा है, the molecular arrangement of solids is closely packed. Due to this, solids are not mobile. They exhibit vibrations at fixed position. Therefore, solids are rigid in their structure. Deformity. Solids are deformed by high pressure because when some particles are dislocated, that the force of attraction is so strong that the rearranged atoms are held equally well to their neighbor molecules. Melting. When a solid is heated, the kinetic energy of molecules increases and it overcomes the intermolecular forces of attraction. As a result of this, solid starts converting into liquid. Sublimation. There are some solids which do not melt on heating but directly convert into vapors in a gaseous state. Such solids are known as sublime solids and the process itself known as sublimation. और यहाँ एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ मैं आपको सब्लाइम सॉलिड्स की।
जैसे हमारे पास ड्राई आइस होती है या आयोडीन सॉलिड। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की दो टाइप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाती है और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉलो करते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में वर्ड एमॉर्फस का मतलब ही है विदाउट फॉर्म, विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। तो जिस टाइप ऑफ सॉलिड में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हो वो आपके पास कहलाती है एमॉर्फस सॉलिड। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड्स से मेल्टिंग पॉइंट के बिहाफ पे भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की एक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, यानी 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा। जबकि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म है तो लिहाजा ये एक रेंज में मेल्ट होता है, लेट्स सपोज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी के साथ साथ जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब एन आइसोट्रोपी एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, जबकि आपके पास जितनी भी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपी वो अमल है जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती है हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर और जितनी भी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक किया जाए उसके छोटे पीसेस में तो हम इस अमल को जनरली कहते हैं क्लीवेज, और जिस पॉइंट पे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाता है वो कटिंग पॉइंट कहलाता है क्लीवेज प्लेन, जबकि इसके बरक्स एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई क्लीवेज प्लेन नहीं होती। आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को थ्योरेटिकली। Crystalline solids or crystals have an orderly arrangement of their constituents particles, whereas amorphous solids have no such arrangement. Their particles are randomly organized. यही बात हमने आपको बताई कि जहाँ पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड हों 3 डायमेंशनल स्पेस में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और जिस टाइप ऑफ सॉलिड में ऑर्डरली अरेंजमेंट ना हो वो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, क्योंकि एमॉर्फस वर्ड के लिटरल मीनिंग है विदाउट फॉर्म। ठीक है जनाब, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टल्स हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप विद डेफिनिट एजेस कॉल्ड crystal lattice, whereas amorphous solids have no geometry in their shapes. फिर बात कर रहे हैं crystalline solids have a sharp melting point on which they will definitely melt. This is because attractive forces between particles are long range and uniform. यही बात हमने आपको बताई बड़े सादा अल्फाजों में कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की एक शार्प वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह है पार्टिकल्स में मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस। जबकि इसके बरक्स एमॉर्फस सॉलिड्स विल हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर विच दे विल मेल्ट और इट विल मेल्ट, बट नो डेफिनिट टेम्परेचर because the intermolecular forces vary from place to place. फिर हम बात करते हैं क्लेवेज प्लेन की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लेवेज यानी ब्रेक along particular points and directions are called cleavage plane, whereas amorphous solids cleavage into uneven parts with ragged edges, hence have no cleavage plane. Crystals are also known as true solids. Another name of amorphous solid is supercooled liquid. इसी के साथ साथ अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर वर्टिकल प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता.
जिसकी वजह है ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस और स्पेसेस। आइए एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ लेयर्स बट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जबकि हमारे पास जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, इट मींस दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आइए बात कर लेते हैं सिमेट्री की। When crystalline solids are rotated about an axis, their appearance does not change. It means they possess symmetry. Amorphous solids are unsymmetrical in nature. कुछ एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और एमॉर्फस सॉलिड्स की। मेटल्स, रॉक्स, सिरामिक्स, आइस, डायमंड, sugar, alum are examples of crystalline solids, whereas glass, thin film of lubricants, metallic glasses, polymers, rubbers, gels are examples of amorphous solids. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बेसिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी आपको आसानी से समझ आया होगा, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स शामिल हैं। पर अभी इस चैप्टर में मजीद केमिस्ट्री समझना बाकी है। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियो में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.